डॉक्टर महापात्रा, जैसे आजकल चल रहा है कि जब आईएमडी अनाउंस करता है कि गर्मी होगी तो बारिश हो जाती है, और जब कहता है कि बारिश हो रही है तो कभी कभी वो सूखा पड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कम्प्लीटली तो ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी ऐसे हो सकता है। हमारे जो पूर्वानुमान इशू होता है वो डिफरेंट स्पेशियल स्केल पे और डिफरेंट टाइम स्केल पे इशू होता है। जो हम अगले 3 दिन में क्या होने वाला है इसको हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट बोलते हैं, और अगले 3 घंटे में जो होने वाला है इसको हम वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट नाउकास्ट बोलते हैं। और नाउकास्ट शॉर्ट रेंज फोरकास्ट अलावा हम मीडियम रेंज फोरकास्ट इशू करते हैं अप टू 7 डेज, जो डेली इशू होता है, हमारे हेडक्वार्टर से इशू होता है, और इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट लेवल पर मेट्रोलॉजिकल सेंटर और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर से वो सभी भी इशू करते हैं। सो वेरियस वेदर पैरामीटर्स, स्पेशली सीवियर वेदर इवेंट्स का पूर्वानुमान दिया जाता है। इसका एक्यूरेसी आप देखें तो रिसेंट 5 ईयर्स में एक्यूरेसी 40% इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी 2018 और 2022 के बीच में जितना सीवियर वेदर इवेंट है, इनका पूर्वानुमान का सटीकता के साथ आप 2013 से 2017 का जो पीरियड है कंपेयर करेंगे तो 40% इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। और आपको पता होगा कि जैसे साइक्लोन हो तो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी कैसे देश को नहीं, पूरा ये रीजन को मदद किए हैं इफ़ेक्टिव एक्शन लेने के लिए, रेस्पॉन्स एक्शन लेने के लिए, जिसमें हम लॉस ऑफ लाइफ जो हो रहा था पहले 10,000, 20,000, 1 लाख, इसको हम रिड्यूस करके अभी सिर्फ 10 से 20 में सीमित किए हैं। कोई भी ऐसे एक देश नहीं बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी की एरिया में जहाँ कोई साइक्लोन की वजह से लास्ट 10 ईयर्स में एक साइक्लोन की वजह से जो लैंडफॉल किया है, इसमें 100 से ज़्यादा मौत हुआ है। और इंडिया की बात करें, इंडिया में भी ऐसे ही सिचुएशन है और बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ इंडिया बेटर प्रिपेयर्ड है, इंडिया का अर्ली वार्निंग सिस्टम बेटर है। मगर मैं दूसरे कंट्री की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में काम करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन का फोरकास्ट इस सभी कंट्री को देता है। दूसरा आप देखिए, जैसे हीट वेव में लगभग 2000 लोग मृत्युवरण किए थे 2015 पे, मगर अभी आप देखेंगे तो हार्डली 5 से 10 पीपल का मृत्यु होता है हीट वेव में। ये पॉसिबल हुआ इसलिए कि हीट वेव का जो अर्ली वार्निंग है इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ। 2015 एपिसोड बाद 2016 में हम लोग शुरू किया सीजनल फोरकास्ट, यानी अगले सीजन में टेम्परेचर क्या रहने वाला है और हीट वेव होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इसका पूर्वानुमान हमने जारी किया। इसको फॉलोअप करते हुए हम अगले 15 दिन में कि अगले 1 महीना में क्या होने वाला है इसका पूर्वानुमान दिए। फिर इसको फॉलो करते हुए हम मीडियम रेंज फोरकास्ट अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, अगले 3 दिन में क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, इसका पूर्वानुमान हम दे रहे हैं टेम्परेचर और हीट वेव के बारे में। ऐसे ही कैसे कूल वेव का। हेवी रेनफॉल की बात करें, बताऊं कि हेवी रेनफॉल का अभी जो फोरकास्ट एक्यूरेसी, हीट वेव कूल वेव का फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास है, 24 आवर्स अहेड। और जो 5 दिन का फोरकास्ट हम दे रहे हैं उसका फोरकास्ट एक्यूरेसी 60% है हीट वेव कूल वेव का, जो कि 1 दिन का फोरकास्ट एक्यूरेसी 60% था 5 साल पहले से। यानी ना सिर्फ हमने फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 40% इम्प्रूव किया है, मगर द लीड पीरियड मैंने एडवांस टाइम जो ज़रूरत होता है डिजास्टर मैनेजर्स के लिए, लोगों के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए, उनसे भी हम 4 दिन ऐड किए हैं। हेवी रेनफॉल की बात करें, जो मानसून सीजन में ज़्यादा हेवी रेनफॉल होते हैं, मानसून हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट एक्यूरेसी में बताऊँ, ये लगभग 78% है 2022 में, 1 दिन पहले। और 5 दिन पहले जो हम फोरकास्ट देते हैं इसका एक्यूरेसी लगभग 60% है। मगर आप 5 साल पहले देखेंगे कि फोरकास्ट एक्यूरेसी कितना था हेवी रेनफॉल का, 1 दिन पहले फोरकास्ट एक्यूरेसी था 60%। सो इसमें आप समझ लीजिए, 1 दिन पहले फोरकास्ट एक्यूरेसी था 60%, अभी 5 दिन पहले फोरकास्ट एक्यूरेसी 60%। माने 60% एक्यूरेसी के साथ हम 5 दिन पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब 5 साल पहले हम सिर्फ 1 दिन पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे।
यानी 4 दिन हमको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। और एक दिन का जो फोरकास्ट एक्यूरेसी था वो 60% से अभी 78% में पहुँच गया। सो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उत्तराखंड का जैसे साइक्लोन का एग्जाम्पल मैं आपको दिया कि कैसे लॉस ऑफ लाइफ्स कम हुआ है। उत्तराखंड में 2013 में आपको याद होगा जो एपिसोड हुआ था केदारनाथ एपिसोड, जिसमें लगभग 4500 लोगों का मृत्यु हो गया था। ऐसे ही एक रेनफॉल इवेंट आया 2021 अक्टूबर में, 49 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ एक स्टेशन पे उस टाइम, और लार्ज स्केल हैवी रेनफॉल टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। मगर हम जो वार्निंग इशू किए, ये वार्निंग को यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा स्टेप्स लिए, लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया जो वल्नरेबल एरिया था, और नंबर ऑफ डेथ्स कुड बी रिड्यूस टू ओनली 30। सो इससे आप समझ पाएंगे कि ये अर्ली वार्निंग जो कि पहला कदम होता है कोई एक डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये कैसे मदद कर रहा है लॉस ऑफ लाइफ्स को मिनिमाइज करने के लिए। सो ये सब पॉसिबल हुआ जो पास्ट 5 ईयर्स में, इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑब्जर्वेशनल सिस्टम को अपग्रेड किया गया, मॉडलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया, और फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग को भी अपग्रेड किया गया। सो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो रडार आप देखेंगे ये सिर्फ 15 रडार था 2014 के टाइम, और अभी हमारे पास रडार है 37। सो लगभग 90% ऑफ एरिया कंट्री का भी रडार से कवर्ड है, और स्टिल 10% बाकी है। हमारा जो प्लान है अभी वही है कि कैसे हम कंप्लीट कंट्री को रडार में कवरेज करेंगे। एंड प्लान ये है कि 62 रडार लगेगा, और बाई 2025 इसका रूपरेख देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस को बढ़ाया गया, ऑटोमेटेड रेन गेजेस को बढ़ाया गया, और सैटेलाइट का बात करें तो हमारे पास अभी 2 सैटेलाइट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, इनसैट 3D, इनसैट 3DR। इसको हम कैस्केडिंग करके हर 15 मिनट में हम लोगों को फोरकास्ट अभी मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। सिर्फ इतना नहीं, जो हमारा पास मॉडल था पहले, उनका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत पुअर था, लगभग 50 किलोमीटर था। इससे 2006-07 की बात करूं तो ये लगभग 150 किलोमीटर था। वो धीरे धीरे कम होते हुए पहुंचा 2013 से 17 के बीच में पहुंचा ये लगभग 25 किलोमीटर। और 2018 में हम नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका रेजोल्यूशन रहा 12 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ हर 12 किलोमीटर में आप फोरकास्ट दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप कई बार दिखता है कि आप बता देंगे हिसार में कितनी बारिश हो रही है, पानीपत में कितनी हो रही है, यहाँ तक जी है ना। ब्लॉक लेवल पे अभी हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल दे रहे थे, 2021 में हम ब्लॉक लेवल पूर्वानुमान शुरू किया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट हमने शुरू कर दिया था 2018 से। फिर इससे पहले आप देखेंगे तो पूरा मेट्रो सब डिवीजन वाइज से फोरकास्ट जा रहा था, और स्टेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट देखेंगे तो हम अभी 1200 सिटी के लिए फोरकास्ट जारी कर रहे हैं, और नाउ कास्ट के भी सिमिलरली नंबर ऑफ लोकेशंस के लिए फोरकास्ट जारी कर रहे हैं। अभी वो सफिशिएंट नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे हमारा पूर्वानुमान इम्प्रूवमेंट हुआ, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा, हम सिर्फ कल वेदर क्या होगा इतना ही सीमित नहीं रख के वो वेदर के प्रभाव में क्या क्या हो सकता है, यानी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट इंट्रोड्यूस किया। सो पहले तो सिर्फ कलर कोडेड फॉर्म में हम दे रहे थे कि येलो, ऑरेंज, रेड, और कोई इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, सिर्फ साइक्लोन का इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहे थे। और 2019 से हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट शुरू किया, और इसमें हम ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए और ऑल कैपिटल सिटीज़ के लिए कलर कोड के साथ साथ क्या क्या डैमेज एक्सपेक्टेड है, क्या रेस्पॉन्स एक्शन ज़रूरत है, वो सभी मेंशन कर रहे हैं। ये हेवी रेनफॉल हो कि थंडरस्टॉर्म हो कि हीट वेव हो कि कोल्ड वेव हो, सभी सीवियर वेदर इवेंट के लिए इसको मेंशन किया जाता है। और साइक्लोन में जो पहले स्टैटिस्टिकली हम वास्ट हिस्टोरिकल डैमेज को लेकर हम मेंशन कर रहे थे, अभी हम एक डायनामिकल सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें आप फ्लड डेप्थ और फ्लड रिस्क, टाइडल सर्ज जो आ रहे हैं इसका जो डेप्थ कितना होगा, इनंडेशन कितना एरिया तक होगा, और विंड के हिसाब से कितना डैमेज होगा, ये सभी का
मॉडलिंग किया गया। यानी अभी डायनामिकली साइक्लोन जब लैंडफॉल आ रहे हैं इसका हजार्ड मॉडलिंग हो रहा है, हेवी रेनफॉल, विंड एंड स्टॉर्म सर्ज का, और इसका इम्पैक्ट मॉडलिंग हो रहा है, इसके वजह से कितना डैमेज हो सकता है हाउसेस को, पॉपुलेशन को, एग्रीकल्चर फील्ड को, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, यूटिलिटी फैसिलिटीज़ को, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और इसको बेस करके रेस्पॉन्स एक्शन लिया जा रहा है रिस्क मैट्रिक्स को देखते हुए। और इसमें और एक फ़ायदा भी हुआ कि हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना लॉस होने वाला है, और ये लॉस को सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं, लॉस को हम क्वांटिटेटिव टर्म पे मनी रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लॉस फोरकास्टिंग, और आप बोल सकते हैं कि रिस्क फोरकास्टिंग। आप जब बता देंगे गवर्नमेंट को कि कोई स्टेक होल्डर की इतना सारे लॉसेस होने वाला है, सो अकॉर्डिंगली प्लानिंग हो जाता है बिफोर द हिटिंग ऑफ द साइक्लोन। सो इसको बोलते हैं रिस्क फाइनेंसिंग। सो आजकल आप देखेंगे गवर्नमेंट लैंडफॉल से पहले डिक्लेयर करता है कि कितना वो ग्रांट दे रहे हैं, जो कि पहले ये शो हो रहा था कि साइक्लोन जाने के बाद विजिट हो रहा था, एसेस होता था, इसके बाद ग्रांट डिक्लेयर हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अभी ये नहीं हो रहा है, अभी साइक्लोन हिट करने से पहले डिक्लेयर हो रहा है और पैसा भी ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ है कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो साइक्लोन है उनकी संख्या बढ़ रही है, और ऐसे ही जो रेनफॉल है, चाहे हीट वेव है, ये ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आप मानते हैं इसमें कि कोई स्टडी हुई है कि ये क्लाइमेट चेंज? जी, लॉट ऑफ स्टडी हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं और थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ। उसमें थंडरस्टॉर्म, जो अभी जैसे साइक्लोन हीट वेव की बात किया और हेवी रेन की बात किया कि नंबर ऑफ लॉसेस लाइफ कम हो रहा है, बट थंडरस्टॉर्म ऐसा एक चीज़ है जो कि वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड का होता है, 3 घंटे के 1 घंटे के लिए होता है, और छोटी से एरिया के ऊपर होता है, 10 किलोमीटर की 15 किलोमीटर एरिया में होता है कभी कभी। सो इसलिए इसका जो डिटेक्शन और इसका प्रेडिक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू साइक्लोन्स, हेवी रेनफॉल्स, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव। तो इसके लिए हमने क्या 2018 में जब दिल्ली और आगरा के बीच में लगभग 86 पीपल डाइड एक दिन में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से, तब ह्यू एंड क्राई हुआ कि इसलिए क्या करना चाहिए। सो मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंस की तरफ से एक कमेटी गठन हुआ और मैं इसका टास्क फोर्स का चेयरमैन रहा, और हमारा यही लक्ष्य रहा कि बाई अप्रैल 2019 हमारे पास एक मॉडलिंग सिस्टम होना चाहिए लाइटनिंग फोरकास्ट के लिए, थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट के लिए। सो हमने ये किया, और अप्रैल 2019 से आप जानकर खुश होंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, उनका जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IITM, NCRWF, वो सभी का मदद से पूरी कंट्री में लाइटनिंग फोरकास्ट दे रहे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी रेट क्या है? हाँ, मैं बताता रह रहा हूँ। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ होता है, मगर लाइटनिंग बहुत पॉइंट स्पेसिफिक, वेरी लोकेशन स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है। लाइटनिंग सभी जगह एट ए टाइम नहीं होता है। और थंडरस्टॉर्म का जो पूर्वानुमान, हम लॉन्ग टर्म डाटा है, इसका पूर्वानुमान जो है अभी 86% के आसपास है थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट एक्यूरेसी, जो इशू हो रहा है लोकेशन स्पेसिफिक लेवल पे। सो आप इसको यही मान के चल सकते हैं कि लाइटनिंग का फोरकास्टिंग एक्यूरेसी क्या होगा। और इसके साथ साथ हम लाइटनिंग होता तो है थंडरस्टॉर्म में, पर इसके साथ साथ आपका हेवी रेन भी होता है, और थंडरस्टॉर्म में आपका स्क्वाली विंड्स होता है, गोस्टी विंड्स होता है, और थंडरस्टॉर्म में हेलस्टॉर्म होता है जैसे इस साल हुआ है। सो ये सभी का भी पूर्वानुमान करने के लिए मॉडलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, वो सभी अभी डेवलप्ड हुआ है और इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और यूटिलाइज़ करते हुए हमने देखा इसमें भी, थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है एक्यूरेसी में। बट स्टिल आई विल टेल यू कि थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट और लाइटनिंग फोरकास्ट चैलेंजिंग है। हम सिर्फ इंडिया एक ही कंट्री है विद इन 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि लाइटनिंग फोरकास्ट दे रहे हैं, और अभी स्कोप है, हमारा ये टारगेट है कि हम कैसे इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि लगभग 2500 पीपल हर साल मृत्युवरण करते हैं लाइटनिंग की वजह से, और ये संख्या नहीं कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक्सपोजर कंडीशन से, इसमें हम सभी बाहर घूमते रहते हैं, और एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो लाइटनिंग की डेथ ज़्यादा होता है। आप घर में अंदर होंगे तो ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं होते, मगर जो प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है लाइटनिंग की वजह से, पुअर मैन का प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है और रिच पर्सन का भी प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। इसको प्रॉपर्टी लॉस करने के लिए हमको लाइटनिंग अरेस्ट होना चाहिए, लाइटनिंग रेजिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रॉपर्टी लॉस कम होगा। जैसे मिटिगेशन एस्पेक्ट से, इसके ऊपर भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड अदर एजेंसी से बात कर रहे हैं कैसे लाइटनिंग मिटिगेट किया जाए।
अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर है उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, मगर जो इंटेंस साइक्लोन है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है अरेबियन सी में, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में बढ़ रहा है, और बे ऑफ बंगाल में सेम है, बे ऑफ बंगाल में नहीं बढ़ रहा है। हीट वेव की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव बढ़ रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव भी बढ़ रहा है। कोल्ड वेव की बात करें, कोल्ड वेव का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियस है, नेचुरली टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड वेव कम होगा। और हेवी रेनफॉल की बात करें, हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी ऑल ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बढ़ रहा है, वो नेचुरल है, बिकॉज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि पूरा दुनिया में अभी एवरेज टेम्परेचर देखें हैं तो टेम्परेचर लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है पास्ट 100 ईयर्स में। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर लगभग 7% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, घट जाता है? बढ़ जाता है, 7% बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो सी सरफेस भी राइज हो रहा है ना, सी सरफेस भी हीट हो रहा है, सी हीट होने की वजह से भी ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर को जा रहे हैं, और वो हीटिंग जो एटमॉस्फेयर का हो रहा है वो लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल यानी 3 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। सो इसलिए आपका लोअर लेवल मॉइस्चर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, और थंडरस्टॉर्म होने के लिए लोअर लेवल मॉइस्चर ज़रूरत होता है, हीटिंग ज़रूरत होता है, इसलिए थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और हेवी रेनफॉल भी आपका मॉइस्चर चाहिए। जब कोई लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है और जितना बारिश हो रहा था, अभी मॉइस्चर 7% ज़्यादा है टेम्परेचर बढ़ने से, इसलिए आपका एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा है और मॉइस्चर भी ज़्यादा है, इसलिए जब बारिश होता है तो हेवी डाउनपोर होता है। इसलिए ये दिखाया गया कि ट्रॉपिकल रीजन में, हमारा भी साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फ्रीक्वेंसी इन जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल, ये वजह है क्योंकि आप हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छा जी इंटरकनेक्टेड है सारे कि थंडरस्टॉर्म होता है। व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म में क्या होता है कि जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो ऊपर उठता है, हाई स्पीड में जाता है और फिर नीचे भी आता है। इसको हम ऑफ ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। ठंड वाले भी आते हैं, ऊपर वाले भी जाते हैं। सो ऐसे ऊपर नीचे जब आ रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन होने से क्या होगा, आप हाथ कैसे करेंगे तो क्या होता है, हीटिंग तो होता है एक नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, आप देखो कभी कभी ऐसे करके आप जो छोटा छोटा पेपर जो होगा ना, इसको आप टच करो, ऑयल नहीं होना, चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाता है? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया ना, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो सिमिलरली जो क्लाउड के अंदर ऐसे अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर कैसे, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बीच में चार्ज डेवलप हो जाते हैं और सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेशन। जैसे लोअर लेवल ऑफ क्लाउड में नेगेटिव चार्ज हो गया तो अपर लेवल क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज सेपरेशन होता है क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी का। सो चार्ज फ्लो होगा तो जो फ्लो चार्ज होता है, चार्ज जब फ्लो होता है इसको हम करंट बोलते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हो गया। वो इलेक्ट्रिक करंट इज लाइटनिंग। ठीक है, वो लाइटनिंग ऐसे जिगजैग दिखाई देते हैं। ये क्लाउड के अंदर हो सकता है। इसके साथ साथ जब एक क्लाउड ऐसे डेवलप हो गया और एक दूसरा क्लाउड भी सेकेंडरी क्लाउड डेवलप हो जाता है थंडरस्टॉर्म में, क्योंकि ऐसे डाउन ड्राफ्ट जो आया वही डाउन ड्राफ्ट से फिर एक अप ड्राफ्ट शुरू हो जाता है, फिर और एक क्लाउड डेवलप हो जाता है। सो ये जो क्लाउड डेवलप है वो क्लाउड में भी ऐसे लाइटनिंग शुरू होगा, वो भी चार्ज सेपरेशन हो गया। सो एक क्लाउड से दूसरा क्लाउड आप कंपेयर करेंगे फिर भी चार्ज डिफरेंस हो जाता है। जब चार्ज डिफरेंस हो गया फिर एक क्लाउड से दूसरा क्लाउड को भी लाइटनिंग होता है। सेम टाइम पर ये जो नेगेटिव चार्ज हो गया फिर अर्थ सरफेस में भी चार्ज डेवलप है, अर्थ सरफेस में। इसलिए भी अर्थ सरफेस और क्लाउड का जो बेस, ये दोनों में भी चार्ज डिफरेंस हो जाता है। इसलिए क्लाउड से अर्थ की तरफ भी लाइटनिंग होता है। सो 3 तरीके का लाइटनिंग होता है। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग मीन विद इन क्लाउड, देन इंटर क्लाउड लाइटनिंग, देन क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होता है क्लाउड टू क्लाउड और इंटर क्लाउड लाइटनिंग। बहुत मिनिमम परसेंटेज जो होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है, और वही भी खतरनाक होता है। इससे वजह से लोग नुकसान ज़्यादा हो जाता है। आसमान में होगा वो तो बिजली चमकी और चली गई, ये चमकी चली गई। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जो बिजली गिरती है जिसको हम बजर बोलते हैं, वो क्या है? वही है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है वो। अच्छा, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। और जब होता है जैसे फ्रिक्शन होता है ना, जैसे लाइटनिंग हुआ, साउंड होता है,
और इसके साथ लाइट भी डेवलप हुआ। लाइटनिंग तो इलेक्ट्रिक तो लाइट तो होता है, इलेक्ट्रिसिटी साथ लाइट हो गया, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट फॉर्म पे। सो इसलिए मगर जो थंडरस्टॉर्म में जो साउंड होता है, साउंड का स्पीड तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में साउंड का स्पीड कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड जो तो होता है, और लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसलिए आपको पहले लाइटनिंग दिखाई देता है, इसके बाद में आपको जो आवाज़ आता है, जो उसका वज्रपात बोलते हैं, आवाज़ बाद में आता है, मगर साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है, लेकिन आवाज़ की जो वो है ट्रेवल टाइम है जी। सो ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हुआ, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मगर साइक्लोन फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? इसको लेकर भी जो नोबेल प्राइज़ मिला 2 साल पहले जापान के कॉन्सेप्ट उन्हें ही दिया था क्लाइमेट चेंज का। इस क्लाइमेट चेंज कॉन्सेप्ट यही है कि लोअर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर राइज हो रहा है और अपर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये लोअर ट्रोपोस्फियर, ये अपर ट्रोपोस्फियर है। सो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा फॉल हो गया, ये टेम्परेचर ये राइज हो गया ज़्यादा। दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस था अपर ट्रोपोस्फियर लोअर ट्रोपोस्फियर में, भी क्या हुआ, बढ़ गया। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। सो एटमॉस्फेयर ज़्यादा अनस्टेबल हो गया तो थंडरस्टॉर्म जैसे फिनोमेना ज़्यादा होगा, साइक्लोन कम हो जाए, क्योंकि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो थंडरस्टॉर्म के लिए फेवरेबल है, साइक्लोन के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि साइक्लोन के लिए आपको मिडिल ट्रोपोस्फियर में मॉइस्चर चाहिए, वार्म मॉइस्ट एयर मिडिल ट्रोपोस्फियर में होना चाहिए साइक्लोन बनने के लिए। ठंडा हो गया, वो ठंडा हो गया, इसलिए साइक्लोन बन नहीं पाता है। मगर वन साइक्लोन डेवलप्स फिर एक्सटेंशन हो जाता है, इसलिए और हीटिंग है, अभी सी सरफेस टेम्परेचर भी हीटिंग माने ज़्यादा है और लोअर ट्रोपोस्फियर भी हीटिंग ज़्यादा है, मॉइस्चर भी ज़्यादा है। सो वंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फिर इसका इंटेंसिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि जो IPCC ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा बढ़ेंगे, पर जैसे आप कह रहे हैं कि वो कम हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, लेकिन थंडरस्टॉर्म के फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे मैकेनिज्म मैंने बताया ना, मैकेनिज्म पूरा उल्टा है थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन का। साइक्लोन के लिए आपको वार्म मॉइस्ट एयर चाहिए इन द मिडिल ट्रोपोस्फियर, मगर यहाँ आपको ड्राई कोल्ड एयर चाहिए ज़्यादा इंटेंस थंडरस्टॉर्म होने के लिए। सो वही कंडीशन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये दोनों को ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इंटेंस साइक्लोन, एक साइक्लोन बन गया तो फिर इसका इंटेंसिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अच्छा अब हम इसकी बात करें, जो चीज़ें हो रही हैं और जो आपने बताया उसका असर सीधे सीधे खेती पर हो रहा है, एग्रीकल्चर। जी जी। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बीज की जो क्वालिटी है वो चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बीज हम आज यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज अगर 1.5 डिग्री अगर बढ़ गया तो वो ये बीज यहाँ काम नहीं आएगा, तो उसको साइंटिफिकली हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तीन एस्पेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का। एक होता है साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैं अभी तक जो बोला वो सभी साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मगर साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज में 3 एस्पेक्ट होता है। एक होता है डिटेक्शन, दूसरा होता है एट्रीब्यूशन, तीसरा होता है प्रोजेक्शन। हमने अभी डिस्कस किया आपको डिटेक्शन, ये सब डिटेक्ट हुआ है, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट टाइम होता है कि इसको एट्रीब्यूट करना, क्या ये ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हुआ है, मगर बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो प्रूफ नहीं हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोन जो इंक्रीज हुआ है अरेबियन सी में, इंटेंस साइक्लोन्स, इसको हमने बोला कि ये लो कॉन्फिडेंस है हम लोगों के बीच ये बोलने के लिए कि ये ग्रीन हाउस गैस वजह से हुआ है। अच्छा। हाई कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा। अच्छा। और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में हम लोग बोले हैं ये हाई कॉन्फिडेंस है हम लोगों के बीच बोलने के लिए कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इंटेंस साइक्लोन बढ़ रहा है, अटलांटिक में इंटेंस साइक्लोन बढ़ रहा है इसकी वजह से। सो लाइक दिस, जैसे हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसको हम अभी एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है इसीलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। सो लाइक दिस, ये जो साइंस इसको एट्रीब्यूशन साइंस बोलते हैं, इसमें रीजनल लेवल पे बहुत सारे स्टडी होना चाहिए। स्टडी हो रहा है और स्टडी भी बाकी है, लोग लगे हुए हैं, डिफरेंट एकेडमिक आर इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल और नेशनली। मैं मानता हूँ एज ए साइंटिस्ट कि उसमें और ज़्यादा स्टडी चाहिए ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि कौन सा इवेंट कितना परिमाण पे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हो रहा है। मगर जब आप जो बात किया था एग्रीकल्चर, हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर है, वो दिखाया गया, डिटेक्शन को दिखाया गया। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्शन है, इसमें भी जो हमने बताया ना आपको, एज पर प्रोजेक्शन
यही दिखाई है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हैवी रेनफॉल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव बढ़ेगा, थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, वो सभी प्रोजेक्शन में भी दिखाई दे रहा है अप टू 2100 और 2050। हम एग्रीकल्चर से जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीट या राइस की बात करें, जो हमारा स्टेपल फूड है इंडिया में से बात करें, इसमें दिखाई दे रहा है 6 to 10% यील्ड कम हो सकता है। हाँ, ये बात है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 6 to 10% यील्ड कम हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइस फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी स्टेज में है, टेम्परेचर जितना ज़रूरत है उनका इससे और ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है राइस पेड़ का राइस प्लांट का, मैंने जो आप बोले कि अर्ली मैच्योर हो जाए। अच्छा, ऑटोमेटिकली मौसम को, हाँ, यस। सो अर्ली मैच्योरिटी जब होता है कोई प्रोडक्ट का, कोई क्रॉप का, सर्टनली उनका जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। जैसे जस्ट इमेजिन करो ना, जब बच्चे कंप्लीट पीरियड के बाद जन्म होता है तो इससे पहले जन्म हो जाता है, हाँ, तो छोटा या वेट कम हो जाता है, अंडरवेट हो जाता है। हाँ, सिमिलर ऐसे ही सो क्वालिटी ख़राब हो जाता है और यील्ड इन टर्म्स ऑफ वेट भी कम हो जाता है। और डॉक्टर साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण और प्लस जो ये मौसम में बदलाव आ रहा है उसके कारण जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, उससे किसानों को फ़ायदा होता है? किसान उसका, जैसे आपने कहा कि बारिश होती है, हम लोग बचा देते हैं, फाइनेंस को लेके भी तमाम है ना जो अपने स्टेज में है, तो इसमें एग्रीकल्चर भी इसमें ज़रूर कवर होते हैं यार, ज़रूर फायदा होता है। मैं आपको बात बताऊं, हम कोई इंटरवेंशन ना करें, सिर्फ क्लाइमेट चेंज को देखते रहें। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी प्रेडिक्शन ऊपर है। जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, माने आप कितना दिन पहले आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल हेवी रेनफॉल। हम अभी हेवी रेनफॉल फॉर एग्जांपल 3 दिन पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट ऐसा है कि इसको आप 1.5 डे के पहले प्रेडिक्ट कर पाएंगे, 3 दिन पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये थ्रेट है क्लाइमेट चेंज से टू द फोरकास्टर्स और टू द फोरकास्टिंग कम्युनिटी आप बोले। मगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर से, जैसे मैं बोल रहा था, देयर हैज़ बीन 40% इंप्रूवमेंट इन फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि सभी ये जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, वो थ्रेट का अगेंस्ट में हम लोग जाते हुए हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ है। ये कैसे हुआ ना, ये जो सब इम्पैक्ट है इसको हमने एनालिसिस किया और इसको एड्रेस करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से, मॉडलिंग सिस्टम से इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसकी वजह से हम लोग अगेंस्ट द टाइड जाते हुए फोरकास्ट इंप्रूव किया। मगर फ्यूचर में भी इसका चैलेंज है, फ्यूचर में और ज़्यादा चैलेंज होगा। इसके लिए भी हम लोगों को ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, इम्प्रूव करते ही रहेंगे। इसलिए मैं आपको फ्यूचर प्लान बताया कि हम फ्यूचर में भी हम सभी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हाईली डेंस नेटवर्क बनाएंगे। डफलो राडार नेटवर्क को ऐसे करेंगे कि ना सिर्फ पूरा कंट्री कवर होगा मगर रिडंडेंसी रहेगा। हेवी रेनफॉल एरिया में जहाँ ज़्यादा लगाएंगे, फॉर एग्जांपल जो हिली एरिया है, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में स्पेसिफिक ड्राइव लेते हुए हम 11 और 8 रडार लगा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। इसमें प्लेन एरियाज में 11 रडार लगा रहे हैं। सिटी एरिया में 5 रडार सिटी एरिया में लगा रहे हैं जो मेजर सिटी है। सो इसमें क्या है कि नॉट ओनली आप सिर्फ जनरल फोरकास्ट में सीवियर वेदर वार्निंग को आप एड्रेस करेंगे, मगर सभी सेक्टर्स को, सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स जैसे अर्बन सेक्टर हो, कि कोई हाइड्रोलॉजी सेक्टर हो, कि हेल्थ सेक्टर हो, कि पावर सेक्टर हो, कि एनवायरनमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, माने एविएशन, नेविगेशन एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड हो, टूरिज्म हो, ये जो सभी सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर है इसको हम एक उपहित ऐसे एक्रोनिम दिए हैं। इसको हम पहला टारगेट करके किस पे कैसे हम वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को मजबूत करेंगे, जिसको लेकर ईच आदमी, ईच स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट इसका ऑप्टिमम यूज करके हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको जारी रखे और उससे ज़्यादा बढ़ाए। आपको पता है 5% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉस होता है सीवियर वेदर की वजह से, नेचुरल हैज़ार्ड्स की वजह से। इसको हम कम कर सकते हैं और सिमिलरली भी हमारा जो प्रोग्रेस है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसको हम त्वरान्वित कर सकते हैं इफ़ अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव कर दें। जैसे हमारे सैटेलाइट भी, अब लेटेस्ट सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, उनके जो ट्रांसपॉन्डर है उससे भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ज़रूर, क्योंकि सैटेलाइट की इसलिए ज़रूर है, आई टेल यू, जैसे इंडिया जैसे कंट्री है, इसका नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। कितना डाटा स्पार्स एरिया है। इसके साथ साथ हमारा भी गारो खासी जयंतिया हिल्स है, म्यांमार हिल्स है, यहाँ
डेजर्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, ये सभी डाटा स्पर्स रीजन जो है जहाँ की आप लोग माने हम लोग मेन ऑब्जर्वेटरी लगाना, इसको मेंटेन करना मुश्किल है, इवन कम्युनिकेशन सिस्टम भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ आप रिमोट सेंस ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। और सैटेलाइट एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं एवरी हाफ एन आवर। ये ज़रूरी है, ठीक है कि आप सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से एक एस्टिमेशन है, इंटेंसिटी आप बोलो कि लोकेशन बोलो, कोई एक वेदर सिस्टम का एक एस्टिमेशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है। मगर फिर भी जब आपका कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका फास्ट गैस एंड फास्ट यूटिलिटी सैटेलाइट से मिलता है। जब फिर आ जाते हैं राडार के अंदर, फिर राडार सेकेंड माने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी राडार है। फिर थर्ड प्रायोरिटी क्या होता है, जब लैंड के ऊपर आ जाता है, सो ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आई है, ये बात इसी में कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो हीट वेव और ये सब बढ़ रहे हैं वो तो है ही, जो चिकनगुनिया, डेंगू और ये कोरोना, इन तीनों पे भी इसका असर हुआ है। कहते हैं कि जो अभी रिपोर्ट आई है WHO की, वो कह रहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बढ़े हैं इससे, क्लाइमेट चेंज से। मैं आपको बताऊं कि कुछ डिजीज होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर डिजीज का मतलब यही होता है जो डिजीजेस वेदर एंड क्लाइमेट की तरफ प्रभावित होता है। सो डेंगू जैसे आपने नाम लिया, चिकनगुनिया जैसे आपने नाम लिया, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस जैसे एक डिजीज है, और जैसे आपका मलेरिया है, हाँ, ये सभी तो वेदर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए हमने हेल्थ सेक्टर एप्लीकेशंस शुरू किए हैं। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी हफ्ता में एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे हमारा बुलेटिन इशू हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसमें हम ये प्रेडिक्ट करते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल और दूसरा पैरामीटर जो रिलेटेड है डिजीज के साथ, क्या ये फेवरेबल होगा डेंगू के लिए, क्या ये फेवरेबल होगा मलेरिया के लिए। अभी मलेरिया डेंगू दो के लिए हम इशू कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है, हाँ, दे रहे हैं। मगर ये सिर्फ इतना से नहीं है, जैसे हम हीट एक्शन प्लान किए हैं ना, ऐसे ही हमको प्लान बनाना पड़ेगा, मलेरिया एक्शन प्लान फॉर एग्जाम्पल, और हेल्थ एक्शन प्लान्स। सो इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये पायलट स्टडी लेकर नेशनल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी मैंने स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और NGOs, एक NGO है मलेरिया नो मोर, वो भी काम कर रहे हैं। एक उड़ीसा गवर्नमेंट में ये काम चल रहा है। मैं कैसे, आपको पता होगा कि जो उड़ीसा इज़ वेरी प्रोन फॉर मलेरिया। सिमिलरली अभी बिहार गवर्नमेंट के साथ भी शुरू हो रहा है। सो हमारा कोशिश ऐसे है कि कैसे हम वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके ये जो डेंजर हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज नहीं हो तो भी सिर्फ फिर भी वेरिएबिलिटी के हिसाब से कभी कभी ज़्यादा बारिश होगा, कभी कभी टेम्परेचर वेरिएशन होगा, इसकी वजह से ये डिजीजेस प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होगा भी। सो इसका पूर्वानुमान करना और अकॉर्डिंगली एडाप्टेशन, मिटिगेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात ये कि क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज से मौसम खराब होगा, मौसम में बदलाव आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन हमको प्रिपेयर्डनेस रखना पड़ेगा कि हम अपनी सावधानी कैसे ये एक वन वे है। इसलिए इसको देखते हुए प्रिपेयर्डनेस में पहला कदम होता है अर्ली वार्निंग। इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उन्होंने 2022 में एक स्लोगन दिए हैं। वो स्लोगन ये है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। आपको पता है अभी पूरा दुनिया में सिर्फ 55% ऑफ द कंट्रीज़ के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है। सभी कंट्री के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है ही नहीं। इसलिए जो US, जापान या इंडिया प्रोवाइड कराता है। यस, जो डेवलप कंट्रीज हम रीजनल सेंटर है यहाँ ये सभी को देने के लिए। छोटे छोटे स्पेशली जो माने पुअर कंट्रीज़ है, माने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, स्मॉल आइलैंड नेशंस, इवन लार्ज आइलैंड नेशंस ऑल्सो, उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। और जिसके पास भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है वहाँ भी सभी लोगों के पास अर्ली वार्निंग नहीं पहुँच रहा है। सो टारगेट यही है कि अर्ली वार्निंग सभी पास पहुँचना है। इसमें इंडिया का रोल भी रहेगा। इंडिया विल बी ए पीयर एडवाइज़र, हमने कमिट किए हैं। ये जो एशिया पैसिफिक एरिया है, एडजनिंग अफ्रीकन एरिया और साउथ एशिया, इस एरिया में कंट्रीज़ को मदद करने के लिए हम मदद मीन्स टेक्निकल एडवाइस हम देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल उनका ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स बैठाना,
उनको मदद करना, इसका मेंटेन करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम मदद करेंगे और इसके अलावा हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग भी देंगे। उसके अलावा हम उनको ये सूचना भी दे सकते हैं कि आपके यहाँ क्या सूचना तो अभी भी दे रहे हैं, सूचना अभी भी दे रहे हैं, पर क्या कि सूचना हम दे रहे हैं पर उनके पास ऑब्जर्वेशन है नहीं ना। सो उनका एरिया में क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहाँ ऑब्जर्वेशन तो नहीं। देखिए ये जो मीटरोलॉजी होता है इसको हम बोलते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वेदर फोरकास्टिंग इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मैंने आपका इनिशियल कंडीशन क्या है एटमॉस्फेयर का कि ओशन का आपको पता नहीं है तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेडिक्शन अच्छा होगा जब आपका इनिशियल कंडीशन अच्छा होगा। इसलिए कोशिश होगा कि कितना ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन लें, कितना मोर डेंस ऑब्जर्वेशन लें, कितना फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन लें और कितना हाई क्वालिटी ऑब्जर्वेशन लिया जाए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, मतलब ये सवाल तो जायज़ नहीं है लेकिन ये अफवाहें चल रही हैं कि अर्थक्वेक को लेके भी प्रेडिक्शन हो सकता है। दुनिया भर में कोशिश चलता रहता है। जापान में भी ऐसे फ्यू सेकेंड से पहले प्रमाण देने के लिए इसको आप प्रेडिक्शन बोलो, नहीं तो इसको आप एक्सट्रापोलेशन बोलिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी भी यहाँ भी IIT रुड़की एंड अदर एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट अदर एक्सपर्ट्स। मुझे जानकारी है इसके हिसाब से यही है कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल जब हो रहा था हमको पता चलता अर्थक्वेक हो गया, जो लोग हैं उनको डायरेक्ट पता चल जाता था। मगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी से जैसे दिल्ली में बैठे हैं कि अर्थक्वेक हो गया हिमालय में, उनको कैसे पता चलता है ना, जब इन्फॉर्मेशन आएगा कोई ऑथराइज एजेंसी की तरफ से, जैसे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अभी है। सो ये बुलेटिन जनरेट करने के लिए पहले बहुत टाइम लग रहा था, अभी ये टाइम रिड्यूस हुआ है। इमीडिएटली एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट हो जाता है, ये मैग्नीट्यूड कितना रहा रिक्टर स्केल में और कौन सा एरिया में हुआ। इसके बाद इसको एनालिसिस करके थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, फिर विद इन आपको 10 मिनट्स पता चल जाता है। ये जो ऑटोमेटेड मैसेज जनरेशन होता है इमीडिएटली, सो पता चल जाता है इमीडिएटली कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुकुश में हुआ। सो अभी दिल्ली से हिंदुकुश फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर्स है। अभी इसका इम्पैक्ट पहुंचने के दिल्ली में शायद 3 सेकेंड कि 4 सेकेंड लग सकते हैं, जो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का प्रोपागेशन होता है। सो वही कॉन्सेप्ट है, कैसे हम वही 3 सेकेंड कि 4 सेकेंड से पहले पता दें कि अर्थक्वेक हो गया वहाँ, इसलिए इम्पैक्ट यहाँ पड़ सकता है। सो वही जो गोल्डन आवर जैसे होता है ना, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी एक्शन हम ले फोकस दे रहे हैं। ना सिर्फ फिगर एक दे रहे थे, भी फोरकास्ट लॉन्गेस्ट में क्या होगा ना 96% कि 98% से बोल रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 90 से 90% बोल रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा कंट्री में बारिश कैसे रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगा, कहाँ कम बारिश होगा, कहाँ सामान्य बारिश रहेगा, इसका पूर्वानुमान हम दे रहे हैं। और जो मौसम का पहले बता देते हैं, मानसून का, इस बार मानसून कैसा रहेगा, वही बोला ना, ये मानसून की बात। जैसे ना अभी जैसे मिडिल ऑफ अप्रैल हम इशू करेंगे, पहले हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि इस बार भारत में मौसम नॉर्मल होगा कि इतना परसेंटेज होगा, ये बोल रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा भारत का मानचित्र के अंदर दिखा रहे हैं कौन सा एरिया में नॉर्मल होगा, कौन सा एरिया में एबो नॉर्मल होगा, कौन सा एरिया में बिलो नॉर्मल होगा, है ना। इसमें आपका जो प्लानिंग है, हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग हो कि एग्रीकल्चरल प्लानिंग हो कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो कि ड्रिंकिंग वाटर प्लानिंग हो, वो सभी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पहले ये नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस किया है इसको लास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, लास्ट ईयर शुरू हुआ। यस यस यस। हाँ, वैसे मतलब मानसून की चीज़ें पता चली जा रही हैं। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।